बेटा जी चैप्टर है आपका इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, चैप्टर नंबर 8। ध्यान देना, इस चैप्टर में हमें यह देखना है कि एक कंट्री में उसका नेशनल इनकम कब इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब एक देश किस टाइम इक्विलिब्रियम में होगा, इस बात को हमें इस चैप्टर में समझना है। और इस बात को करने के दो अप्रोच है आपके सिलेबस में, एक है ADAS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बचत और निवेश अप्रोच। ठीक है, पहले हम इस अप्रोच पे काम करते हैं, जरा ध्यान देना। ADAS अप्रोच क्या कहता है? ADAS अप्रोच ये कहता है कि जब आपकी इकोनॉमी में प्लान एग्रीगेट डिमांड, प्लान के लिए एक और वर्ड यूज होता है एक्स-एंटे, एक्स-एंटे एग्रीगेट डिमांड, प्लान एग्रीगेट डिमांड, हिंदी नियोजित समग्र मांग, इज इक्वल टू हो जाए, बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? प्लान एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। और क्या है एग्रीगेट डिमांड, क्या है एग्रीगेट सप्लाई, वो पिछले चैप्टर में हो चुका है। तो जहां पे इकोनॉमी में प्लान एग्रीगेट डिमांड और प्लान एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गया, वहां पर आपकी इकोनॉमी किस में चली गई? इक्विलिब्रियम में चली गई। बोलो कंफर्टेबल हो? और इसको इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जीडीपी इक्विलिब्रियम, इनकम इक्विलिब्रियम या आउटपुट इक्विलिब्रियम या एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नाम से हम बुलाते हैं। कई सारे नाम हैं इस टॉपिक के। ठीक है, सबको इतनी सी बात। लेकिन इससे पहले कि मैं समझाऊं कि इसका आंसर कैसे होगा, आपको कुछ चीजें और सुननी चाहिए। जैसे आपको सुनना चाहिए कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ रहे हैं उसकी अजम्पशन क्या है। हम कुछ अजम्पशंस के साथ इस आंसर को पढ़ रहे हैं। अजम्पशन हिंदी मान्यताएं। अजम्पशन नंबर फर्स्ट कि हमें यह मान के चलना है कि हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 2 सेक्टर में, 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड एक फर्म। अजम्पशन नंबर सेकंड कि हमारे इक्विलिब्रियम में हमारा जो आई होगा वो ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस मींस जो चेंज नहीं होने वाला है। अजम्पशन नंबर नेक्स्ट कि हमें शॉर्ट रन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पढ़ना है, अल्पकाल अर्थव्यवस्था संतुलन। शॉर्ट रन में क्यों पढ़ना है? क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोडक्शन को बढ़ाने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आओ और या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लो। लेकिन शॉर्ट रन में मतलब सिर्फ आपके पास प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, एम्प्लॉयमेंट, और इसलिए हम कौन सा पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। कंफर्टेबल? और एक और चीज हमें यहां पे ये अजम्पशन के साथ जाना है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, कीमत स्थिर रहेगी। देखो प्राइस कब बढ़ता है? जब आप सप्लाई ना बढ़ा पाओ। लेकिन यहां पे हम शॉर्ट रन में हैं, तो यहां पे अभी हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं माना हमने। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के अपने आउटपुट को बढ़ा लेंगे और प्राइस बढ़ने का मौका नहीं देंगे, प्राइस नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? तो इस 4 अजम्पशन के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला 2 सेक्टर, दूसरा शॉर्ट रन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, तीसरा आई ऑटोनोमस और चौथा प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, 4 अजम्पशन। अब आओ जरा समझो। देखो क्या कह रहा है ये अप्रोच, कब होगा आपका नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। देखो अकॉर्डिंग टू केन्सियंस थ्योरी, केन्सियंस इकोनॉमिक्स का नाम है और उनका ही एक कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए बोला गया अकॉर्डिंग टू केन्सियंस थ्योरी। केन्सियंस अवधारणा क्या कहती है? सुनना, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड। एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको मिलेगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? व्हेन प्लान एडी, बेटा जी मैं फिर यूज कर रहा हूं, प्लान की जगह आप एक्स-एंटे वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है ना? नियोजित। जब प्लान एडी जो किससे रिप्रेजेंट करते हो आप एडी को? C+I से, वो इज इक्वल टू हो जाए, वो बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? प्लान आउटपुट के बराबर हो जाए। प्लान आउटपुट, आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। बोलो कंफर्टेबल हो? इस बात को बताते ही इस आंसर में अगर ADAS अप्रोच आपसे किसी ने पूछा तो इस बात को बताते ही आपको यह बताना होगा कि AD, C और I 2 चीजों का सम है। ठीक है, और C के बारे में आप पहले से एक लाइन जानते हो, पिछली क्लास में भी बात हुई थी हमारी कि C जो है वो इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। इनकम के साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का रिलेशन कैसा होता है आपका? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है। वही बात यहां पे लिखी हुई भी है, इट वेरी डायरेक्टली, मतलब इसमें डायरेक्ट चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा विद लेवल ऑफ इनकम। ये लाइन C के बारे में। और फिर I के बारे में कि जो हम I पढ़ रहे हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट I है, मतलब कि ऑटोनोमस है, हमेशा ये क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। कंफर्टेबल यहां तक? उसके बाद पहले डेफिनेशन देना है आपको ADAS अप्रोच का कि प्लान AD प्लान AS के बराबर हो जाए। दूसरे नंबर पे आपको AD के C और I 2 कंपोनेंट एक्सप्लेन कर देने हैं। AS के बारे में भी आपको एक बात बता देनी है कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है और ये 45 डिग्री के एंगल के साथ जाता है। पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी कि जो AS का कर्व बनता है वो 45 डिग्री के एंगल के साथ बनता है। ठीक है यहां तक? और फिर 4 अजम्पशन, अगर आंसर ज्यादा मार्क्स का है तो इतनी बात के बाद आप 4 अजम्पशन भी लिख सकते हो। चारों में आपको बता चुका हूं। शॉर्ट रन है,
इकोनॉमी में सिर्फ सी प्लस आई, दो ही सेक्टर आप पढ़ रहे हो, प्राइस कांस्टेंट है और उसके अलावा क्या मान के चल रहे हो आप, आई ऑटोनोमस रहने वाला है ना, ये चीजें। अच्छा जी, डेफिनेशन हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गए। अब बात ये कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा इस इक्विलिब्रियम का वो क्या होगा। देखो टेबल में मैंने इनकम लिख दिया, इनकम आप सबको पीछे ही समझा चुका, इनकम और सप्लाई बराबर होते हैं, 0 to 600 हमारे पास इनकम लिखी हुई है, ठीक है यहां तक। दूसरी चीज, टेबल में इनकम लिखने के बाद हमने लिख दिया भाई कंजम्पशन। कंजम्पशन की तीन बातें आप सब अच्छे से जानते हो, 0 पे 0 नहीं होता, ऑटोनोमस होता है, इसलिए 0 पे भी ये 40 करोड़ का है। उसके बाद इनकम के साथ लगातार ये बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की स्पीड इनकम से क्या है, कम है, ठीक है। और आई, जैसा कि मैंने अभी बोला कि आई का क्या है, आई क्या है, ऑटोनोमस है, हमेशा फिक्स रहने वाला है। तो और सी और आई दोनों का सम करके हम क्या ले आए, अपना एडी। और अब आप अगर ध्यान से टेबल में देखो तो 400 करोड़ के एएस पे एडी भी कितना है, 400 करोड़, मतलब कि 400 करोड़ के एएस पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, 400 करोड़ के नेशनल इनकम पे इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब इसी बात को हमने ग्राफ से भी बताने की कोशिश की, 45 डिग्री का एंगल, मतलब एएस कर्व बना दिया आपने, एडी कर्व पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि 0 से शुरू नहीं होता, क्योंकि सी और आई का सम है तो इसलिए ऊपर से स्टार्ट होगा। तो यहां से एडी कर्व स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव स्लोप एडी कर्व का जाता है, आपको पता है, क्योंकि एडी कैसा बिहेव करता है, जैसा सी कर रहा है ना, सी और आई का सम है ना, तो पॉजिटिव स्लोप में एडी कर्व चला गया। और यहां पे देखो, इस पॉइंट को देखो, पॉइंट ई को, यहां पे एडी और एएस दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो यही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। सपोज इस टाइम इनकम का लेवल ओ वाई है, कंफर्टेबल। डेफिनेशन कि इस अप्रोच से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब प्लान एडी प्लान एएस बराबर होंगे। एडी के कंपोनेंट सी और आई के बारे में लाइन है, एएस के बारे में एक लाइन की ये इनकम है और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। टेबल डायग्राम, ठीक है यहां तक। और अब टेबल और डायग्राम की क्या एक्सप्लेनेशन, क्या ही लिख लेंगे टेबल डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में। पहले डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई डायग्राम में एडी सी प्लस आई कर्व है, ठीक है, और शो द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर एंड फर्म। एडी सी प्लस आई कर्व है जो शो कर रहा है कि हाउस होल्ड और फर्म कितना खर्च करने वाले हैं गिवन लेवल ऑफ इनकम पे, है ना। और द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई व्हेन सी प्लस आई कर्व इंटरसेक्ट 45 डिग्री लाइन। और कह रहा है कि भाई इसमें इक्विलिब्रियम कहां पे है, पॉइंट ई पे है, जब सी प्लस आई कर्व ने, इसको सी प्लस आई बोला गया है, ये किसको 45 डिग्री लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है यहां तक सबको। फिर E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, E को ही हमने इक्विलिब्रियम बोला है। और क्यों बोला है इस पॉइंट को आप खुद ही समझ जाओ, क्यों बोला इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पर एडी और एएस क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। और जहां पे बराबर हैं उस टाइम इनकम का लेवल हमने OI मान लिया, तो मतलब OI के इनकम पे एडी और एएस इक्वल है, बोलो ठीक है यहां तक। उसके बाद एक चीज और आपको छोटी सी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जामिनर पूछता है इफेक्टिव डिमांड एक्सप्लेन करो। इफेक्टिव डिमांड, हिंदी प्रभावी मांग, बहुत सीधी सी लाइन है। जब प्लान एएस और प्लान एडी इक्वल हो जाए, जहां पे एडी और एएस इक्वल हो जाए, उस टाइम जो एडी है उस एडी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एडी, ठीक है। क्यों इफेक्टिव क्यों है ये, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, इक्विलिब्रियम कर दिया। देखो ना, ये है ना आपकी एडी 80, 160, 240, 320, 4, 480, 560, कहीं पे इफेक्टिव नहीं है ये। कहां पे है इफेक्टिव, सिर्फ 400 पे, क्योंकि 400 पे एडी और एएस क्या हो गए, इक्वल। ये टेबल की डायग्राम की एक्सप्लेनेशन थी, और टेबल में भी सेम यही कि 400 करोड़ पे एडी और एएस इक्वल है और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। बताओ, तो अगर आपको एडी एएस अप्रोच, अच्छा एक और चीज बोल दूं, एडी एएस अप्रोच को कुछ लोग एक और नाम देते, CI अप्रोच। एक बार एग्जाम में आया और बच्चे बहुत परेशान हुए कि भाई हमें तो दो ही अप्रोच पता है, एक एडी एएस अप्रोच और दूसरा एस और आई अप्रोच है, ये CI अप्रोच क्या आ गया। अबे भाई तुम बताओ, एडी हम सी प्लस आई से इंडिकेट करते हैं ना, तो इसलिए एडी एएस अप्रोच का ही दूसरा नाम हमने क्या दे दिया है, CI अप्रोच, ठीक है। तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेफिनेशन उम्मीद है क्लियर है। दोनों कंपोनेंट एडी के और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में एक लाइन। अजम्पशन मार्क्स पे डिपेंड करता है, 6 मार्क्स का ये आना नहीं, 3 का आना है, तो आप अजम्पशन ना दें, 3 to 4 मार्क्स का आना है, कंफर्टेबल है ये। उसके बाद टेबल, इनकम लिखा हमने, उसी को हमने एएस बोल दिया। कंजम्पशन लिखा हमने, 3 बातों को फॉलो करते हुए जो हमें पता है। और आई हर जगह ऑटोनोमस, और सी और आई के सम से हमारा एडी। टेबल में 400 करोड़ पे एडीएस बराबर था, हमने इक्विलिब्रियम बोल दिया। डायग्राम की तरफ सबको ठीक है, डायग्राम की सारी बातें। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, बड़ा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम का पार्ट बनता है कि यार हमेशा एडी और एएस इक्वल हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है।
ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमेशा एडी और एएस इक्वल, कभी ऐसा भी तो हो सकता है। देखो इस वाले एरिया को देखो आप, क्या यहां पे एडी ग्रेटर देन एएस है, हाँ ना, और दूसरे वाला पोर्शन भी जहां पे क्या है, इस वाले एरिया में क्या है, ये जो एरिया है सारा इसमें क्या है, एडी लेस देन है और एएस ग्रेटर देन है। तो एग्जामिनर आपसे ये या ये इनमें से कोई भी एक केस 3 मार्क्स का पूछ लेगा। वो ये पूछ लेगा कि बताओ अगर किसी इकोनॉमी में एडी ग्रेटर देन है एएस से तो उस इकोनॉमी का क्या बिहेव होगा। आप सुने, कुछ बच्चे इसको इन्फ्लेशन बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे ये बैठा हुआ बोल भी रहा है, इसे इन्फ्लेशन आप क्यों बोल रहे हो। इसे इन्फ्लेशन तब बोलते हैं जब एडी ग्रेटर देन एएस से हो और आपकी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। क्या मैंने आपको कहा कि आपकी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है? नहीं ना, तो ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन नहीं है, इसे इन्फ्लेशनरी नहीं कहते। समझ गए मेरी बात? ठीक है, यहां पे इसे सिर्फ आप एक्सेस डिमांड बोल के चुप हो सकते हो, ये एक्सेस डिमांड है, एडी ग्रेटर देन है एएस से, इतना आप बोल दो। अब इस सिचुएशन को हमें एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स के। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला डॉट कि भाई ये सिचुएशन शो कर रहा है कि C प्लस आई कर्व ग्रेटर देन है किससे, 45 डिग्री एंगल कर्व से। C प्लस आई कर्व ग्रेटर देन है किससे, 45 डिग्री एंगल कर्व से। बोलो इतनी बात क्लियर। दूसरी चीज जो तुम्हें ध्यान देनी है वो ये कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउस होल्ड और फर्म कंजम्पशन ज्यादा करना चाहते हैं और फर्म उतनी सप्लाई, हाउस होल्ड और फर्म मिलकर खरीदना ज्यादा चाहते हैं और फर्म उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या ठीक हो सब? डॉट फर्स्ट क्लियर। डॉट सेकंड, तो फिर क्या हुआ? अगर ऐसा है तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि हम हमेशा प्लान करते हैं, सॉरी डिजायर रखते हैं कि स्टॉक कितना बचना चाहिए, और हमेशा हमारी डिजायर होती है, इच्छा होती है कि स्टॉक 0 बचे। जितनी सप्लाई होने वाली है उतनी डिमांड हो जाए, खत्म हो जाए सब, स्टॉक कितनी बच जाए, 0। डिजायर हमेशा ये होती है, ठीक है। लेकिन प्लानिंग में क्या हो रहा है, प्लान एडी प्लान एएस से बड़ा है, तो एक्चुअल में डिजायर तो हमारा 0 है, लेकिन प्लान चीजें कम पड़ गई ना, प्लान स्टॉक क्या रह गया, छोटा रह गया। किससे? डिजायर स्टॉक से, इच्छित स्टॉक से। इच्छा क्या है? हमेशा इच्छा क्या होती है कि 0 स्टॉक बने, सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए, सब खत्म हो जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, प्लान एडी बड़ा है प्लान एएस से, तो चीजें कम पड़ रही है ना, तो प्लान स्टॉक छोटा पड़ गया। किससे? डिजायर स्टॉक से। पॉइंट नंबर सेकंड, बोलो क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें प्लान को बढ़ाकर डिजायर के बराबर पहुंचाना होगा, ठीक है। कौन से पीरियड में हो, लॉन्ग रन या शॉर्ट रन? और एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ाने का एक ही रास्ता है आपके पास, एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में कंट्री क्या करेगी, इस केस में कंट्री अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। देखो बेटा, कभी ऐसा होता है तो प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, हमने प्राइस नहीं बढ़ने दिया, हम तो क्या करने चले गए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने चले गए, सप्लाई बढ़ा देंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के। समझ गए मेरी बात? इसलिए मैंने अजम्पशन में कहा था कि हम प्राइस को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। चलो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अब तुम सबको पता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट मतलब एएस बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक एएस बढ़ के क्या ना हो जाए। बोलो क्या कंफर्टेबल हो इस केस में, क्या होगा इकोनॉमी में? इसे आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना होगा, मैंने 3 पॉइंट में आपको बताया, ठीक। दूसरी तरफ सेम वैसे दिमाग चलाओ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि C प्लस आई कर्व लेस देन है 45 डिग्री एंगल कर्व से। ये वाला एरिया, डायग्राम नहीं बनाना, मैं आपको दिखा रहा हूं डायग्राम में, ये वाला एरिया यहां पे देख रहे हो, 45 डिग्री एंगल वाली लाइन ऊपर है, C प्लस आई कर्व नीचे है। इसका मतलब है कि हाउस होल्ड और फर्म कंजम्पशन कम कर रहे हैं और फर्म सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये कि डिजायर स्टॉक से बड़ा बच जाएगा क्या, प्लान स्टॉक। डिजायर तो 0 का है, लेकिन डिमांड तो हुई नहीं, डिमांड कम रह गई, तो स्टॉक बच जाएगा, मतलब प्लान स्टॉक ज्यादा बच जाएगा। किससे? डिजायर स्टॉक से। अब क्या करना है आपको, इस प्लान स्टॉक को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए प्रोडक्शन कम करना होगा। पुराना स्टॉक कब खत्म होगा, जब इस साल कम बनाओगे, तो कंट्री इस साल क्या करना शुरू करेगी। आपके पास शॉर्ट रन में एक ही चीज है, आउटपुट को बढ़ाने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट, बढ़ाने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट, घटाने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट। तो कंट्री क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट को घटाना शुरू करेगा। रिजल्ट आपको पता है, आउटपुट क्या होगा, इससे घटेगा, और आउटपुट मतलब
एएस घटना शुरू होगा कब तक? जब तक एएस घट के एडी के इक्वल ना हो जाए। बोलो कंफर्टेबल हो? ठीक है इतना। चलो दूसरे अप्रोच पे चलते। दूसरा अप्रोच क्या है आपका? एसआई अप्रोच, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बचत निवेश अवधारणा। यह अप्रोच आया कहां से? एसआई अप्रोच कहां से आया? एडीएएस अप्रोच से ही हमने एसआई अप्रोच बनाया है। आप सबको पता है एडीएएस, एडी के कंपोनेंट्स सी प्लस आई। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एएस मतलब इनकम, और इनकम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, सी प्लस एस। आप देखें सी इस तरफ आके कैंसिल कर देगा इसको, क्या बच गया? आई इज इक्वल टू एस। पक्का? तो ये अप्रोच कहां से आया है? इसी अप्रोच का पार्ट है, इसी का एक्सप्लेनेशन देके इसको निकाला गया। क्या कहता है ये अप्रोच? सीधी सी लाइन, जब आपका प्लान सेविंग्स इज इक्वल टू हो जाए, किसके इज इक्वल टू हो जाए? प्लान इन्वेस्टमेंट के। नियोजित बचत और नियोजित निवेश जब बराबर हो जाएगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जीडीपी इक्विलिब्रियम, आउटपुट इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पक्का ना? ठीक है। और मैं वर्ड यूज कर चुका हूं कि प्लान के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्स-एंटे वर्ड यूज करते हैं ना। हाँ, नीचे लिखा हुआ भी है, देखो क्या कह रहे हैं अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, equilibrium level of income is determined at a level when plan savings या ex-ante savings, हिंदी नियोजित बचत, ठीक है, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? प्लान इन्वेस्टमेंट के। जहां ऐसा हो गया वहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम हो गया। ये दूसरा अप्रोच बोलता है। ठीक है। अब इसमें भी आपको दो लाइनें एक्सप्लेन करनी चाहिए एस और आई के बारे में, नहीं लिखा हुआ है यहां पे, मैं आपको बोल रहा हूं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में आप क्या जानते हो? इनकम के साथ सेविंग्स का, बचत का कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। सी का और एस का, दोनों का वाई के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। आई कैसा है? ऑटोनॉमस, आपको पता है। ठीक है। ज्यादा मार्क्स का है वो 4 अजम्पशन भी दे देनी है, जो आपको पता है। ठीक है। नहीं है ज्यादा मार्क्स का, 3-4 मार्क्स का अजम्पशन नहीं देनी है। कंफर्टेबल? टेबल पहले हमने इनकम प्लान किया 0 to 600, जो हमने हर एग्जांपल में ले रहे हैं। फिर हमने कंजम्पशन को प्लान किया। रूल आपको पता है, इनकम के 0 पे 0 नहीं होता, ऑटोनॉमस, क्योंकि कभी बेसिक नीड खत्म नहीं होती। उसके बाद इनकम के बढ़ने के साथ साथ लगातार बढ़ता रहेगा, और उसके अलावा बढ़ने की स्पीड इनकम से कम होगी। यार देखो, वन शॉट वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, है ना, फटाफट वाला निपटाते हैं। तो कंफर्टेबल है यहां तक ना? तो उसके बाद आपने वाई के साथ साथ सी भी प्लान कर लिया। अब वाई में से सी घटाओगे तो एस पाओगे, सेविंग्स मिल गई आपको। और आई आपको पता ही है ऑटोनॉमस है। देखो टेबल में कहां पे एस और आई इक्वल है? 40 पे ना, 40 पे एस और आई इक्वल है। और जब एस और आई इक्वल है तो उस टाइम देखो कंट्री में इनकम का लेवल क्या है? 400 करोड़। तो लो जी, मुबारक हो, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, आई आप सब जानते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ऑटोनॉमस है। एस चैप्टर 7 में बात हुई थी सेविंग फंक्शन में। सेविंग कहां से स्टार्ट होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस से, फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके सेविंग 0 होगा, मतलब एक्स एक्सिस को काट देगा, फिर पॉजिटिव होता हुआ चला जाएगा। ये रहा सेविंग फंक्शन के थ्रू सेविंग कर पॉजिटिव जाता हुआ। ये पॉइंट यहां पे देखो, इस पॉइंट पे देखो एस और आई दोनों क्या है? तो यहीं पर पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर क्या है? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। ठीक है। और इस टाइम इनकम का लेवल क्या है? ओ वाई, जैसे कि उसमें था ना ओ वाई, और टेबल में 400 करोड़। इस बात की एक्सप्लेनेशन आओ पढ़ लेते हैं, क्या है एक्सप्लेनेशन में। इन फिगर इन्वेस्टमेंट कर्व आई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ जी, हमें पता है क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? ऑटोनॉमस। और सेविंग कर्व कैसा है? पॉजिटिव स्लोप्ड, क्योंकि इनकम के साथ बढ़ता है। ठीक है। अब कहां पे इक्विलिब्रियम है? पॉइंट ई पे। क्यों? क्योंकि पॉइंट ई पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं? इक्वल। इट मींस कि पॉइंट ई पे एक्स-एंटे सेविंग और एक्स-एंटे इन्वेस्टमेंट बराबर है। उम्मीद करता हूं ये वर्ड आप समझ रहे हो, 1 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है। कंफर्टेबल है यहां तक? सबको डन है? पक्का? और अब खुद सोचो, क्या यहां पर भी वो क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि क्या हमेशा एस और आई बराबर होंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कभी एस ग्रेटर देन भी हो सकता है आई से, और कभी एस लेस देन भी हो सकता है आई से। क्या हुआ गौरव जी? ठीक है, आओ सुनो सुनो जरा। हमेशा एस और आई इक्वल नहीं होते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एस ग्रेटर देन हो आई से, और ऐसा भी हो सकता है कि एस लेस देन हो आई से। आओ इसको समझते हैं, क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग यह है
कि इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है, अमन ध्यान दे बेटा, इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है सेविंग्स, आप सबको पता है ना। और इसका मतलब यह कि हाउस होल्ड का फोकस सेविंग्स की तरफ ज्यादा है, बचत की तरफ ज्यादा है, और अगर वो बचाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है तो बुद्धि लगाओ कि वो कंजम्पशन कम कर रहा है। और अगर कंट्री में कंजम्पशन कम हो रहा है तो आप सबको पता है कि एडी का कंपोनेंट होता है कंजम्पशन, कंजम्पशन कम हो रहा है मतलब एडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये केस कौन सा वाला बन जाएगा, एडी लेस देन एएस वाला। और क्या हुआ था एडी लेस देन एएस में, आपको पता है, वही कहानी यहां दोहराई जाएगी। समझ गए कि भाई हाउस होल्ड सेविंग्स ज्यादा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, मतलब उस कंजम्पशन की तरफ उसका ध्यान है नहीं, और नहीं है तो एडी लेस देन एएस हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है आपको पता है, इस केस में डिजायर स्टॉक से ज्यादा बच जाता है क्या, प्लान स्टॉक। और अब आपको क्या करना है, आप थोड़ा याद करो, अब इस केस में प्लान को घटा के डिजायर के बराबर पहुंचाना है। ऐसा करने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट को क्या करोगे, कम करोगे। एम्प्लॉयमेंट के कम होने से बेटा जी आउटपुट मतलब इनकम कम होती है। आप सबको पता है कि इनकम का ही पार्ट है सेविंग्स। अगर इनकम कम होगी तो क्या कम होना शुरू होगा, सेविंग्स। और कब तक, जब तक एस घटकर आई के डन हो। ठीक है, अपोजिट वाले पे आ जाओ। इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, सेविंग्स कम हो रही है। तो अगर सेविंग्स कम हो रही है तो क्या ज्यादा हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो एडी बढ़ जाएगा। केस कौन सा बन जाएगा, एडी ग्रेटर देन एएस, केस बन जाएगा एडी ग्रेटर देन एएस। ठीक है सबको। और अगर एडी बड़ा हो गया एएस से तो एज अ रिजल्ट प्लान स्टॉक लेस देन डिजायर स्टॉक। अबे यार प्लान स्टॉक कम पड़ गया, प्लान स्टॉक को बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो कंट्री में लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम का ही तो पार्ट होता है सेविंग्स, वो बढ़ना शुरू होगा। और तब तक बढ़ेगा जब तक एस बढ़कर आई के, बोलो कोई इशू। ठीक है सबको। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, चैप्टर का नाम था पूरा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक, ये क्या होता है, हम इसके लिए काम करने वाले हैं। देखो बहुत सीधा सा एक फंडा है। पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि यहां पे जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं इसको आपको गलत तरीके से नहीं समझना। कई लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट की बात भैया कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बैंकों में पैसे रखना। यहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, निवेश व्यय की। बहुत पहले एक क्वेश्चन आया करता था, अब तो कई सालों से नहीं पूछा उन्होंने, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कैसा रिलेशन होता है। तो बच्चा क्या सोचता था, मैं बच्चे की सोच बता रहा हूं, बच्चा सोचता था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ब्याज दर बढ़ गया, तो सीधी बात है कि हम अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंक में ज्यादा रखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। मैं बच्चे की सोच बता रहा हूं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे। बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। तो यह सोच बच्चे की गलत थी। यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे बात किसकी हो रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। उल्टा होता है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, ठीक है, तो कंट्री में लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, बैंक आपको ज्यादा ब्याज दे रहा है, तो आप पैसा बिजनेस में लगाना पसंद करोगे या बैंक में रखना, बैंक में रखना। तो लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, कम। ठीक है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बैंक आपको अच्छा ब्याज नहीं दे रहा, तो आप अपने पैसों का क्या करोगे। मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब मैं परेशान हूं कि मैं उसे ट्यूशन में लगा दूं या बैंक में रख दूं। अब मैं बैंक में गया तो पता लगा बैंक से कोई अच्छा रिटर्न नहीं आने वाला, लेकिन हाँ अगर ट्यूशन में इन्वेस्ट कर देता हूं, मैं अपने ट्यूशन में इन्वेस्ट करूंगा तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं ट्यूशन में इन्वेस्ट करूंगा ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करूंगा ना मैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होता है, अबे देखो तो नेगेटिव रिलेशन है ना बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा।
लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग बैंकों में नहीं, सॉरी, बैंकों में पैसा ज्यादा रखेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे। बोलो क्लियर हो? तो मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करने वाला हूं, ठीक है, निवेश व्यय की। अब सुनना, क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, थोड़ा ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यह शो करता है कि अगर आप कंट्री में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर आपका देश इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, निवेश व्यय कर रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से कंट्री में जो नेशनल इनकम का क्रिएशन हुआ है, जो देश में इनकम क्रिएट हुई है, वो कितने टाइम्स क्रिएट हुई है। अब बच्चा चुप हो गया, क्यों? कह रहा है एक्सपेंडिचर से इनकम क्रिएट हुई है। हां जी, ये एक लाइन है जो आपको सीखनी होगी और समझनी होगी। एक पर्सन का एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में दूसरे पर्सन के लिए क्या होता है? इनकम होगी। आप खुद ही सोचो, आपके ट्यूशन फीस नाम का एक्सपेंडिचर मेरे लिए इनकम होगी, मेरा रेंट नाम का एक्सपेंडिचर यहां के लैंडलॉर्ड की इनकम होगी, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम का एक्सपेंडिचर एनडीपीएल की इनकम होगी। सही कह रहा हूं? एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए क्या बनता है? इनकम। तो जब कंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक बार करेगा, ठीक है, सपोज आपके देश ने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व्यय। मान लो फ्लाईओवर बनाने पे पैसे खर्च कर दिए 1000 करोड़। तो सोच के देखो, ये 1000 करोड़ देश में किसी ना किसी की तो इनकम बनेगी ना। बोलो, मतलब एक पर्टिकुलर बंदे की नहीं, अलग अलग बंदों में डिवाइड होकर बनेगी ना इनकम। 1000 करोड़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, डेल्टा मतलब एडिशनल, 1000 करोड़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहली बार कितने की इनकम क्रिएट हुई? ये सारा पैसा जो खर्च हुआ किसी की तो जेब में गया होगा ना, तो पहली बार 1000 करोड़ की इनकम बन गई। पक्का? अब मान लो एक वर्ड था, शायद से थोड़ा याद करोगे तो याद आएगा, एमपीसी, पिछले चैप्टर में, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला याद होगा आपको एमपीसी का, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये क्या बताता है कि इनकम का कितना परसेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। रेशियो बताता है डेल्टा सी का डेल्टा वाई के साथ कि इनकम का कितना परसेंट आप कंजम्पशन में खर्च कर रहे हो। सपोज करो जिस देश के लिए मैं ये बोल रहा हूं उस देश का एमपीसी 0.9 है। सपोज करो उस देश का एमपीसी क्या है? 0.9। तो इस देश ने भी कितना कमाया? 1000 करोड़। अब एमपीसी 0.9 है तो 1000 करोड़ का 0.9 मतलब 900 करोड़ इसमें से ये देश क्या कर देगा? कंजम्पशन कर लेगा, है ना। और 100 करोड़ ये देश क्या कर रहा है ना, 100 करोड़ की क्या हो रही है? डेल्टा एस। और मैंने क्या कहा कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम। अब ये जो 900 करोड़ खर्च हुआ ये फिर देश में किसी ना किसी की क्या बन जाएगी? और ये प्रोसेस लगातार चलेगा, अभी चलेगा ये प्रोसेस, समझ गए। तो मतलब एक बार जब आप कंट्री में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हो तो उससे आपकी कंट्री की नेशनल इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आप यही निकालने की कोशिश करते हो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से देश में नेशनल इनकम कितने टाइम्स बढ़ा है, इस निकालने की कोशिश को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और कौन से फॉर्म में लिखते हैं इसे? रेशियो की फॉर्म में। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। देखो वजह क्या है, किसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ रहा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से ना। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहां डालना है आपको? नीचे, डेल्टा ही नीचे डालना है, ठीक है। और किसमें चेंजेस आ रहे हैं? नेशनल इनकम में, उसको ऊपर डालना है। और इन्हीं दोनों के रेशियो को आप क्या बोल रहे हो? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? और अगर तुम ध्यान से देखो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की पूरी कहानी दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक, आप कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एक, और दूसरा आपकी कंट्री में एमपीसी कितना है, ठीक है, कि आप इनकम का कितना परसेंट कंजम्पशन में बिलीव करते हो। बोलो कंफर्टेबल हो? ठीक हो सब? आओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इसके अलावा दो और फॉर्मूले हैं, उस पर भी फोकस करो। देखो बेटा, अभी आपने पढ़ा कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है तो I और S बराबर होते हैं। और अगर I और S बराबर है तो दिमाग लगाओ, डेल्टा I भी इज इक्वल टू होना चाहिए किसके? डेल्टा S के। तो मैं अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, एक फॉर्मूला तो आपने देख लिया ना, मैं दूसरा दिखा रहा हूं। डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा I की जगह क्या लिख सकता हूं?
डेल्टा एस, हाँ ना। अच्छा अब ये बताओ, तुम सबको पता है y इक्वल टू सी प्लस एस, कमाई बराबर खर्चा जमा सेविंग्स, हाँ ना। अब ये देखो कि डेल्टा y भी किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के। ये आके इस तरफ माइनस अगर मैं कर दूं डेल्टा y माइनस डेल्टा एस तो क्या बचेगा, सॉरी डेल्टा y माइनस डेल्टा सी तो क्या बचेगा, डेल्टा एस। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसकी जगह डेल्टा y अपॉन में डेल्टा एस की जगह ये लिख सकता हूं डेल्टा y माइनस डेल्टा सी, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे दोनों जगह डेल्टा y से डिवाइड कर लूं तो देखो, इसको डेल्टा y से डिवाइड करूंगा तो 1, इसको भी करूंगा तो 1 और इसको करूंगा तो क्या बनेगा, डेल्टा सी बटे डेल्टा y। अब देखो 1 अपॉन 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, एमपीसी का, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है के का, ठीक है। और के का तीसरा फॉर्मूला आप पहले ही जानते हो कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, दोनों का सम 1 होता है। तो अगर आप एमपीसी को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, 1 माइनस एमपीसी, है ना। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस एमपीसी की जगह क्या लिख सकते हो, एमपीएस। ये 3 फॉर्मूले हैं मल्टीप्लायर के, डेल्टा y बाय डेल्टा i एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी और तीसरा फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस। और डेफिनेशन क्लियर, इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक। अगली बात जो आपको सुननी चाहिए वो ये कि एमपीसी का के साथ कैसा रिलेशन है, सॉरी के का एमपीसी के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, एमपीसी अगर आपकी कंट्री का बढ़ा तो मतलब मैं आपको बोल चुका हूं कि आपका देश खर्च ज्यादा कर रहे हैं। एमपीसी के बढ़ने का क्या मतलब है कि आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो। और अगर कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो तो दिमाग लगाओ, वही तो किसी की इनकम बनेगी ना, तो देश में इनकम भी ज्यादा होगी। और तुम मुझे बताओ कि मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा y बाय डेल्टा i। तो अगर इनकम बढ़ रहा है तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, समझ गए मेरी बात को। एमपीसी के बढ़ने से के क्या होता है, बढ़ता है। और अगर एमपीसी कम हो गया तो मतलब कंजम्पशन कम हो रहा है, इनकम क्रिएशन कम होगा। मल्टीप्लायर के का फॉर्मूला डेल्टा y बाय डेल्टा i, के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से भी देख लेते। सपोज एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5 ऊपर गया, k इज इक्वल टू 10 टाइम्स, ठीक। दूसरी तरफ देखो, अगर मैं कहता हूं एमपीसी इज इक्वल टू 0.9, अब ट्राई करके देखो, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.9, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.1, सॉरी ये 2 टाइम्स है, सॉरी बेटा, ठीक है। k इज इक्वल टू ये k इज इक्वल टू 10 टाइम्स, बोलो ठीक है। क्या क्या देखा तुमने, एमपीसी हमने कम लिया 0.5 लिया तो मल्टीप्लायर भी क्या आया, एमपीसी हमने ज्यादा लिया तो मल्टीप्लायर भी क्या हो गया, बोलो ठीक हो। एक छोटी सी और चीज सुनो, 2 चीजें, एक तो छोटी सी और एक थोड़ी सी बड़ी सी। एक तो ये कि मल्टीप्लायर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, के की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। देखो बेटा, के पूरा पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, तो के की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि एमपीसी की मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। क्या किसी को याद है, हाँ 0 to 1, बहुत बढ़िया। एमपीसी क्या से क्या होता है, एमपीसी होता है 0 से 1 तक। तो अगर आपका एमपीसी 0 है तो चेक करो के क्या होगा, हाँ 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो के इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर एमपीसी 1 है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1, के इज इक्वल टू इनफिनाइट। मिनिमम के क्या होता है 1, मैक्सिमम के क्या होता है इनफिनाइट, ठीक है। अब आओ एक छोटी सी चीज, आखिरी बात 5 मिनट और, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है। वैसे तो आपने देख लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल मींस काल्पनिक, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक कैसे काम करता है, न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाइए।
कई बार ऐसे आएगा, कई बार ऐसे आएगा कि सीधा डेल्टा आई और डेल्टा आई और एमपीसी वो आपको बता देगा और कहेगा वर्किंग को समझाओ। तो वर्किंग को समझाने के लिए आपको टेबल बनाना आना चाहिए। अगर आप टेबल बना पा रहे हो तो उसी टेबल को एक्सप्लेन करना है आपको, जो वहां हुआ वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बाकी नोट्स मैंने दे ही रखे हैं आपको, उसमें आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है। तो आओ देखो कैसे मल्टीप्लायर वर्क करता है। देखो वही एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ी देर पहले लिया था हमने। सपोज डेल्टा आई इज इक्वल टू ₹1000 एंड 1000 करोड़, क्योंकि आप मैक्रो पढ़ रहे हो, एंड एमपीसी इज इक्वल टू 0.9। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एग्जामिनर ने डेल्टा आई बता दिया और डेल्टा एस बता दिया। बच्चा कहता है यार सर ने तो ये सिखाया था कि डेल्टा आई और डेल्टा सी गिवन होना चाहिए, अब यहां पे तो डेल्टा एस गिवन है, अब तो हम परेशान, कैसे सॉल्व करें इसे, क्या बात कर रहे हैं यार। 1 में से माइनस कर ले एमपीएस को, एमपीसी मिल जाएगा। कंफर्टेबल है? आओ टेबल बनाते हैं। राउंड, हाँ बच्चा मुझसे नहीं पढ़ा, सही बात है। राउंड डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस, ठीक है। राउंड फर्स्ट, कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? 1000 करोड़। पहली बार जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया सारी इनकम बन गई, क्योंकि पहली बार एमपीसी अपना रोल प्ले करने नहीं आ पाता, पहली बार ये सारा खर्चा इनकम बन गया। और अब यहां से कौन रोल प्ले करेगा? एमपीसी। क्या है आपके देश का एमपीसी? 0.9। तो 1000 का 0.9, 900 करोड़ का आप कंजम्पशन कर लोगे और 100 करोड़ की आप सेविंग कर लोगे। क्या कहानी खत्म? क्या मल्टीप्लायर बंद? ना 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 ना, ये तो चलता जाएगा। जो आपने कंजम्पशन किया अब वही अगले राउंड में किसी के लिए क्या बन जाएगा। अच्छा सुनो यार, क्या तुम नया इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो? वो पहले वाले इन्वेस्टमेंट का ही खेल देख रहे हो तुम, है ना। अब यही 900 करोड़ की क्या बन गई? इनकम। और फिर 900 करोड़ का 0.9, 810 का कंजम्पशन और फिर 90 की सेविंग्स, और ये कहानी चलती जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना चला जाए। जितना आपने डेल्टा आई डाला था वो सारा धीरे धीरे क्या ना बन जाए? डेल्टा एस ना बन जाए। मैं दिखाता हूं आपको कब तक जाएगा ये मल्टीप्लायर। देखो डेल्टा आई में कितना डाला था आपने? जब तक एस की भी टोटलिंग क्या ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आओ क्लोज करते हैं, दिखाते हैं कि भाई कितने टाइम चलेगा। क्या एमपीसी आपका 0.9, k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी वाला फॉर्मूला लगा लो। k इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, k इक्वल टू 1/0.1, k इक्वल टू 10 टाइम्स। भाई ये बता रहा है कि जितना तूने इन्वेस्टमेंट किया उसका 10 टाइम्स इनकम क्रिएट होगा। जितना तूने पैसा लगाया उसका 10 टाइम्स इनकम क्रिएट होगा। हाँ ना, कितना पैसा लगाया? 1000। 1000 का 10 टाइम्स कितना होता है? 10,000। मतलब टोटल इनकम का क्रिएशन कितना होगा? मैंने इसका सम 10,000 डाल दिया। नहीं, राउंड तो कई चलेंगे, टोटल इनकम इतनी बनेगी, ठीक है। यहां तक कंफर्टेबल है? अच्छा, उसके बाद 10,000 करोड़ का 0.9 मतलब कितने का खर्चा? 9,000 करोड़ का। और अब खुद ही दिमाग लगाओ, 10,000 करोड़ में से 9,000 करोड़ का खर्चा, तो 1000 बचेंगे ना, इसलिए मैंने पहले 1000 यहां पे लिख रखा था, ठीक है। यहां पे जाके आपका ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब इसका अगर आपको आंसर देना है तो पहले मल्टीप्लायर की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, फिर आपकी अजम्पशन की हमने माना कि डेल्टा इक्वल टू इतना और एमपीसी इक्वल टू इतना, फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबल थोड़ा तरीके से बनाते हैं बेटा, सारी चीजों को बॉक्स में बंद करना है आपको। ऊपर टेबल के ऊपर लिखना है कि किस चीज की टेबल है ये, रुपीज इन करोड़, ये बताना है आपको। टेबल के ऊपर लिखना है कि टेबल किस चीज का है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और फिर डॉट बाय डॉट एक्सप्लेन करना है। जैसे 2 स्टेप है ना आपके, आपने 2 स्टेप करके दिखाया फिर डॉट डॉट डाल दिया, तो 2 स्टेप को आपको 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। लास्ट में कैलकुलेशन दिखा के बताना है कि टोटल यहां तक मल्टीप्लायर का काम चलेगा, ठीक है। आपने इस चैप्टर में फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ क्या देखा है? इस चैप्टर में फॉर्मूले के नाम पे आपने देखा कि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होगी तो एडी और एएस बराबर होंगे, और क्या देखा? एस और आई भी बराबर होगा, और क्या देखा कि k इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई एक फॉर्मूला, और इसी के 2 और 1/1 माइनस एमपीसी 1/एमपीएस। बोलो जी, ठीक है सबको? चलो ऑल द बेस्ट, बाय।